नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की सूची। पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करेंगे प्रचार। नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट का नाम शामिल। पहली बार बिना राजा के मंडी पहुंची रानी प्रतिभा सिंह। लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन, किया जीत का दावा। जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज चेतन बरागटा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी नीलम सेरैक के विरोध में हुई नारेबाजी। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन। मंदिरों में माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी मां की हो रही पूजा। मां नैना देवी में अब तक 20,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें पंजाब के सीएम सहित नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट का नाम भी शामिल किया गया है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 20 नेताओं की सूची जारी की है, जिसमें भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी, आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला, राज बाबर, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, आशा कुमारी, गुरकीरत सिंह कोटली सहित 20 नेताओं की सूची जारी की गई है। ये सभी नेता हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ साथ 3 विधानसभा उपचुनावों कोटखाई, फतेहपुर और अर्की में जनसभाओं में कांग्रेस उम्मीदवारों की रैली को संबोधित करने पहुंचेंगे। पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को भी अपने इन स्टार प्रचारकों की सूची भेज दी गई है। मंडी लोकसभा उपचुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन प्रतिभा सिंह ने अपना नामांकन भरा। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही प्रतिभा सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर प्रतिभा सिंह का नामांकन दाखिल करवाया। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद जीत का भी दावा किया। मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस उम्मीदवार रानी प्रतिभा सिंह ने बिना राजा वीरभद्र के नामांकन भरा। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन भरने जिला मुख्यालय पहुंचे। नामांकन भरने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान प्रतिभा सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा कि इस उपचुनाव में लोगों के सहयोग से कांग्रेस अवश्य ही भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। वहीं जब प्रतिभा सिंह से पूछा गया कि इस बार उनका मुकाबला एक सेवानिवृत्त फौजी से है, जिन्हें कारगिल युद्ध का हीरो भी कहा जाता है, तो इसके जवाब में प्रतिभा सिंह ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स फील्ड है और यहाँ जनता निर्णय करेगी। आज मुझे लगता है कि नॉमिनेशन भरने के बाद जिस तरीके का आश्वासन लोगों का मिला, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस विजय होकर निकलेगी और भारी बहुमत से हम इस सीट को जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। लोगों से भी इस बात के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और ऑफ हैंड तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। और जो उन्होंने काम किया है वो बहुत सराहनीय है और इस बार वो कैंडिडेट के तौर पे हम मेरे सामने खड़े हैं। जो उनका काम है उसके लिए उनको बहुत श्रेय जाता है, पर ये एक पॉलिटिकल फील्ड है। पॉलिटिकल फील्ड में हमने इसका सामना करना है और जनता ने इसका निर्णय करना है। तो वहीं पहली बार बिना राजा के मंडी पहुंची रानी प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है। वहीं जीत का दावा भी किया है। वहीं अब देखना ये होगा कि मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए रानी प्रतिभा सिंह का दावा कितना सही साबित होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट। जुब्बल कोटखाई उपचुनाव को लेकर बीजेपी से टिकट न मिलने को लेकर चेतन बरागटा नाराज हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने शुक्रवार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा है। इस दौरान उन्होंने अपना नामांकन भरने के बाद जीत का भी दावा किया, तो वहीं बीजेपी पर भी आरोप लगाए। आपको बता दें कि गुरुवार को ही चेतन बरागटा ने मंच से अपना दर्द बयां किया था और इस दौरान उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। वहीं बीजेपी प्रत्याशी नीलम के विरोध में चेतन बरागटा के समर्थकों ने इस दौरान नारेबाजी की, तो वहीं चेतन बरागटा ने नामांकन भरने के बाद जीत का भी दावा किया। संदेश है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो अभी भी अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ। देखिए, इसके बाद मुझे पता एक्सपल्शन होनी है, पर मैं हमेशा कमल का फूल तो हमेशा दिल में रहेगा। दे विल थ्रो मी आउट ऑफ द पार्टी बट दे कैन नॉट थ्रो कमल आउट ऑफ माई हार्ट।
हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे संगठन से करता हूँ, टिकट को रिकन्सिडर कीजिए, अभी भी हमारे पास टाइम है और मुझे लगता है मुझे ये मौका फिर पार्टी को देना चाहिए। जिस तरह से मैंने संघर्ष करा है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लोगों के बीच में गया हूँ और जिस तरह से संवाद मैंने किया है, किसी को पैराशूट मत कीजिए, बस इतना ही मेरा निवेदन रहेगा। मैं और अपना नॉमिनेशन भरने। देखिए, मेरे को तो जो बताया गया कि परिवारवाद की वजह से कोई एक फार्मूला लगा जिसमें परिवारवाद को टिकट नहीं दी जाएगी, पर अब मेरा मानना है कि मैं परिवारवाद की डेफिनेशन में नहीं आता और इसको वी नीड टू रीडिफाइन दिस डेफिनेशन ऑफ परिवारवाद। अगर 15 साल तक कोई व्यक्ति लगातार संगठन के लिए लगा रहे, जो अपना खून पसीने से आईटी विभाग से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी गई, अगर उसको किया गया हो, मतलब उसमें उनका रहा हो, तो मेरे को लगता है परिवारवाद की डेफिनेशन में मैं तो फॉलो नहीं करता हूँ। वो अब क्या रहा वो मेरे को लगता है आपको शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, पर मैंने अपनी तरफ से जो मेरे से बन पाया मैंने किया। पर मेरे को लगता था पार्टी को मेरे को थोड़ा सा ग्रेसफुल एग्जिट देना चाहिए था। अगर कोई दिक्कत थी तो मेरे को बता के देते कि ये चक्कर है, तो फिर हम ऐसे ही बैठ जाते। हम तो 15 साल से विरोधाभास रखा बरागटा जी के साथ, कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। कांग्रेस के गोद में आपने चुनाव लड़ा। आप उनसे पूछिए कि जब जो पिछला लोकसभा अपना जिला परिषद का चुनाव था, वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी कि नहीं थी? हम तो पार्टी के व्यक्ति थे, हम तो अभी भी संगठन से जुड़े हुए हैं। स्वर्गीय निंदर बरागटा जी की ड्यूटी सोलन चुनावों में नहीं लगी होती, ना वो कोरोना होता और ना जी उपचुनाव हो रहे होते। वो भी उन्होंने, मैं फिर बोलता हूँ, वो पार्टी के लिए जिए और पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जान दी। अब यहाँ के जो चुनाव प्रभारी थे, हमारे सीनियर मंत्री हैं इस क्षेत्र के, अब उनकी क्या मंशा रही, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ हैं, पर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि वो मैं कुछ इस पर बोलना नहीं चाहूँगा। जुब्बल नावर कोटखाई में होने वाले उपचुनावों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने अपना नामांकन भर दिया है। इस दौरान रोहित ठाकुर ने अपने नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा सरकार पर आरोप लगाए, तो वहीं उन्होंने जीत का दावा भी किया। आपको बता दें कि रोहित ठाकुर ने कहा कि उनका मुकाबला किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि प्रदेश की जन विरोधी सरकार से है। उन्होंने साथ ही कहा कि क्षेत्र की जनता भाजपा की डबल इंजन सरकार की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए, तो वहीं उन्होंने जीत का दावा भी किया। मुद्दों की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोटखाई जुब्बल नावर का संबंध कांग्रेस पार्टी के साथ एक अटूट संबंध है। प्रदेश के 2 मुख्यमंत्रियों का संबंध, चाहे हम अपने जननायक ठाकुर रामलाल जी की बात करें, राजा वीरभद्र सिंह जी की बात करें, उनकी कर्म भूमि ये गौरव में विधानसभा क्षेत्र रहा है। और जो विकास के कार्य, चाहे सड़कों की बात हो, बिजली पानी, जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो सब कार्य कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए। और मुझे भी जब यहाँ की प्रबुद्ध जनता जनार्दन से 2 मरतबा इस गौरव में विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने का गौरव प्राप्त हुआ था, मैंने भी एक समान दृष्टिकोण से अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र बागी से लेकर सोलंग तक, कुठाड़ी करीवन से लेकर बिजली नंबर 4 तक एक समान दृष्टिकोण से विकास किया है। और हमें इस बात का गर्व है कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान, पूरे 5 वर्ष के दौरान, चाहे सड़कों की बात थी, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात थी, सिंचाई क्षेत्र की बात थी, विद्युत क्षेत्र की बात थी, शिक्षा क्षेत्र की बात थी, अभूतपूर्व कार्य हुए। अगर आप वर्तमान सरकार के कार्यकाल की बात करेंगे, इनके पूरे ये 3.5 वर्ष बिल्कुल निराशाजनक गए। जो इन्होंने घोषणाएं की है, ये मात्र चुनाव से 1-2 महीने पहले इनको पता था कि उपचुनाव होने जा रहे हैं। उन चुनाव से प्रेरित इन्होंने घोषणाएं की थी। हम इन घोषणाओं का स्वागत करते हैं कि चलो इस उपचुनाव के माध्यम से, इस बहाने से ही हमारे क्षेत्र में कोई अगर विकास की बात आती है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कोटखाई जुब्बल नावर क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता जनार्दन जानती है कि हमने क्या राजनीतिक निर्णय करना है। जो वर्तमान की सरकार है, ये मात्र अब 6-7 महीनों की सरकार है। कोटखाई जुब्बल नावर क्षेत्र की जनता जनार्दन आने वाला भविष्य देख रही है और उन्हें पता है कि इस क्षेत्र में किस पार्टी ने विकास किया। जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर स्थित कॉलेज में रखी गई ईवीएम मशीनों को लेकर अब परेशानी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कॉलेज के कई कमरों में ताले लगे हुए हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई करने में भी परेशानी हो रही है, जिसके चलते एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीसी कुल्लू को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कॉलेज से ईवीएम मशीनों को हटाने की मांग की है।
आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये मांग रखी गई है कि कॉलेज भवन में रखी गई ईवीएम मशीनों को जल्द से जल्द कॉलेज से हटाया जाए ताकि छात्रों को यहां पढ़ाई की सुविधा मिल सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल इसी के चलते डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग से भी मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कॉलेज में छात्रों को पेश आ रही परेशानियों को लेकर डीसी को अवगत करवाया। वहीं आग्रह किया कि जल्द से जल्द सभी मशीनों को कॉलेज से हटा दिया जाए ताकि उन्हें आ रही परेशानियों का जल्द समाधान हो सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी ये स्पष्ट मांग थी कि महाविद्यालय से जो ईवीएम्स बहुत लंबे अंतराल से यहीं रखी गई है, इनको हटाया जाए। क्योंकि कोरोना महामारी के इस लंबे अंतराल के बाद जहां एक तरफ कॉलेज खुले हैं, जिससे छात्रों को एक सुनहरा मौका मिला है पढ़ाई करने का, तथा ये ईवीएम जो है इसको प्रभावित कर रही है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के ऐसे अध्ययन कक्षाएँ हैं जहाँ पर ये ईवीएम्स रखी गई है, जिससे छात्रों के अध्ययन में परेशानी आ रही है। और कुछ एक जो इलेक्शन के कर्मचारी है वो कोरोना के नियमों को फॉलो ना करते हुए वहाँ पे आते जा रहे हैं, जिससे वहाँ के छात्रों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी उपायुक्त महोदय से यही मांग है कि इन ईवीएम्स को यहाँ से हटा के किसी और जगह पर स्थानांतरित किया जाए, यही हमारी मांग है। जिला कुल्लू के मुख्यालय में जहां 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आयोजन किया जाएगा, वहीं मणिकर्ण में इस दौरान राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि मणिकर्ण में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रदेश भर से करीब 10 टीमें भाग लेंगी और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि 15 से लेकर 16 अक्टूबर तक 2 दिन तक राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश से करीब 10 टीमें भाग लेंगी और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। 15-16 अक्टूबर को मणिकर्ण में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग व जिला स्तरीय पुरुषों की प्रतियोगिता हो रही है। इसमें पूरे राज्य से 8 या 10 टीमें भाग लेगी और कुल्लू ज़िला के जो हमारे पुरुषों की प्रतियोगिता हो रही है उसमें कम से कम 40 से 50 बच्चे भाग लेंगे। कुल्लू में ये प्रतियोगिता हमने सबसे पहले जो है वो जरी में हमने जो पुरुषों की स्टेट करवाई थी 1989 और 89 में। उसके बाद हमारा संघ जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है 2006 में और 2006 से तो काफ़ी सारी गतिविधियां हैं। इसमें हमारे नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में भी लड़के खेले हैं। उसमें बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है, हमारे इसमें स्कूल गेम्स है, इसमें खेल रहे हैं, इंटर कॉलेज है, इंटर यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम बहुत खुश है कि मणिकर्ण में ये मैच हो रहा है और हम सभी लड़कियों के लिए मतलब ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और इसमें जो भी जीतेंगे वो हरियाणा में नेशनल में जाएंगे। बहुत ज़्यादा कदम उठाने चाहिए। हमारे कॉलेज में हमारा कोई पर्सनल कोच नहीं है, तो हमारे साथ साथ यहाँ पे कुल्लू में कई ऐसी लड़कियाँ होंगी जो मतलब बॉक्सिंग खेल सकती है, लेकिन यहाँ पे कोच ना होने के कारण सुविधा नहीं है कोच की। तो मतलब ये होनी चाहिए, क्या पता जो लड़की खेल सकती है वो ना खेल रही हो, तो इससे मिलेगा ज़्यादा और लड़कियाँ ज़्यादा खेल पाएंगी। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी के चलते जिला कुल्लू पुलिस को भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस की टीम ने एक युवक से 6.13 ग्राम हेरोइन बरामद की है। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिला के हाथी थान में पुलिस की टीम ने हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हेरोइन को कब्जे में लेने के बाद आरोपी को अदालत में पेश कर आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वहीं इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी छानबीन की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विशेष अन्वेषण शाखा की एक टीम को भुंतर क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके चलते इस युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसपी कुल्लू ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा और आरोपी का पुलिस रिमांड भी हासिल किया जाएगा। पिछले कल एसआईयू की टीम ने हाथी थान के पास एक व्यक्ति से 6.13 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी पहचान विपिन कुमार, जो कि हाथी थान का रहने वाला है, के रूप में हुई है। पुलिस ने इसे एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। इसी के चलते बिलासपुर स्थित श्री नैना देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से श्रद्धालुओं का आना जारी है। तो वहीं नवरात्रों के पहले दिन करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, तो वहीं 8 लाख से ज्यादा चढ़ावा भी चढ़ाया। आपको बता दें कि विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अब तक शारदीय नवरात्रों में लगभग 20,000 के करीब श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए हैं। तो वहीं इस दौरान नवरात्र के उपलक्ष्य पर मंदिर न्यास को चढ़ावे के रूप में 8,68,655 रुपए नगद, सोना 11 ग्राम 800 मिलीग्राम, चांदी 1 किलो 480 ग्राम प्राप्त हुआ है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर क्षेत्र का दौरा इस दौरान किया गया, तो वहीं कोविड-19 का भी मंदिर में पालन किया जा रहा है और लोगों को बिना मास्क के मंदिर में एंट्री नहीं दी जा रही है। तो नीलों में इस बार जो भी व्यवस्थाएं हैं, इस संदर्भ में मिशनर ट्रांस अपना टेंपल है, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई है प्रतिनिधि तौर पर और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से संचालन के लिए उसमें निर्णय लिए गए। उन निर्णयों के अनुसार अब तक का मेला ठीक ढंग से चला हुआ है और जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल नियम है कोविड के, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं। पिछले कल भी लगभग जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार 15,000 के लगभग श्रद्धालु यहाँ आए, माथा टेका है। और जो बीच में मास्क के बिना एंट्री नहीं है और सैनिटाइजेशन का है प्रोसेस और RT-PCR टेस्टिंग उनकी फॉलो की जा रही है। सारे जितने भी प्रोटोकॉल नियम हैं ताकि जो सरकार के नियमों की पालना सुनिश्चित की जा सके और उनका स्वयं का बचाव किया जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।